Assalamu alaikum students, I hope you are doing well and today we are going to start our new chapter about the Bessel functions. Bessel functions के बारे में थोड़ा सा हमने जो लास्ट चैप्टर में देखा था कि जब हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में Bessel फंक्शंस की भी बात हुई थी। तो इस चैप्टर में हम Bessel फंक्शन को इन डिटेल पढ़ेंगे, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं और वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि वाइड रेंज ऑफ द फिजिकल प्रॉब्लम्स में, लाउड स्पीकर डिज़ाइंस में, ऑप्टिकल डिफ्रैक्शन में, सर्कुलर मेम्ब्रेन्स के अंदर उनकी वाइब्रेशंस और उनकी प्लेट्स के अंदर स्कैटरिंग ऑफ द साउंड बाय सर्कुलर सिलेंडर्स में। ये जर्नली जो है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे Bessel फंक्शन यूज़ होते हैं, क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों में। क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली जो सिलेंड्रिकल बाउंड्रीज हैं, सर्कुलर एंड सिलेंड्रिकल बाउंड्रीज, वहाँ पे ये यूज़ होता है। और स्फेरिकल Bessel फंक्शंस भी होते हैं। तो सिलेंड्रिकल Bessel फंक्शंस सिलेंड्रिकल या सर्कुलर वहाँ पे यूज़ होता है सिलेंडर्स के अंदर। उसके अलावा स्फेरिकल Bessel फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स स्कैटरिंग थ्योरी के अंदर। जो सेकंड ऑर्डर एक होता है आपका, जो फर्स्ट ऑर्डर का एक Bessel फंक्शन है, और एक जो है वो आपके पास जो सेकंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है Bessel इक्वेशंस का, वो न्यूमान फंक्शन आपको देता है। ठीक है, तो जो न्यूमान फंक्शन है या न्यूमान फंक्शन है वो एन ऑफ एक्स से आप उसको शो करते हैं। जो फर्स्ट सोल्यूशन होता है Bessel इक्वेशन का या Bessel फंक्शन का जो, तो वो उसको हम जे एन ऑफ एक्स से शो करते हैं। और ये चूंकि सेकंड आपके पास सोल्यूशन है, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है Bessel इक्वेशन का, वो आपको न्यूमान फंक्शन देता है। सो अगर आपको देयर बाय कंप्लीटिंग द जनरल सोल्यूशन एंड आर नीडेड फॉर द फिजिकल प्रॉब्लम्स इन विच न्यूमान फंक्शंस आर नॉट एक्सक्लूडेड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलरिटी एट एक्स इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि जब आपने जनरल सोल्यूशन लिखना होता है ना अपनी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, बिकॉज ये Bessel की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर आपने जब जनरल सोल्यूशन लिखना है तो फिर आपने वहाँ पे आप न्यूमान फंक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते ना। अगर आपने x इज इक्वल टू एट द स्पेसिफिकली जब हमने रेगुलरिटी चेक करनी है उसकी हमें रिक्वायर्ड है एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो फिर हम न्यूमान फंक्शन भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अभी आगे जाके हम देखते हैं कि वो क्यों हम न्यूमान फंक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। तो स्पेसिफिक एग्जांपल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं कोएक्सियल केबल्स के अंदर, और उसके अलावा क्वांटम मैकेनिकल जो स्कैटरिंग थ्योरी है उसके अंदर जो आपके पास ये न्यूमान फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमान फंक्शंस लीड डायरेक्टली टू द टू हैंकल फंक्शंस, यानी इस न्यूमान फंक्शन से आपको हैंकल फंक्शंस जो हैं वो आगे मिल जाते हैं। तो वो दो हैंकल फंक्शंस आपको आगे मिलते हैं। ये सारी हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में डिटेल में हम देखेंगे कि Bessel फंक्शन के अंदर हमें जो सेकंड इसका सोल्यूशन, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है Bessel फंक्शन का, वो आपको न्यूमान फंक्शन देता है। फर्स्ट जो सोल्यूशन होता है वो जे एन ऑफ एक्स होता है ना। ठीक है, तो जो सेकंड सोल्यूशन होता है वो न्यूमान फंक्शन आपको एन ऑफ एक्स देता है। और उसके अलावा फिर हमने कहा कि आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि इस न्यूमान फंक्शन से आपको कैसे टू हैंकल फंक्शंस मिलते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये Bessel डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मेथड आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, आपको अच्छे तरीके से पता है। आपने सेपरेटिंग वेरिएबल्स करके किस तरीके से Bessel, तो वहाँ से आपको Bessel इक्वेशन जो है आप ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इन इक्वेशन से। हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन, डिफ्यूजन इक्वेशन या स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन, ये चार इक्वेशंस हैं। इन चारों इक्वेशन में से अगर आप मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाएं तो आप Bessel फंक्शन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, या Bessel डिफरेंशियल इक्वेशन आप उसकी निकाल सकते हैं। अब वो जो Bessel डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो ये है, इस फॉर्म की है। दिस इज द सेकंड ऑर्डर Bessel डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब ये जो 1 ओवर एक्स है, ये ऐसा लग रहा है कि अगर एक्स इज इक्वल टू 0 इधर हो जाए तो आपको इन्फिनिटी को अप्रोच हो जाएगा ना आपका सोल्यूशन, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसेंशियल सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, और चूंकि सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, इसलिए आप Bessel इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ फॉरबीनेस। अभी हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है कि फॉरबीनेस मेथड क्या होता है। फॉरबीनेस मेथड में हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं ये सोल्यूशन, सीरीज सोल्यूशन y इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर ऑफ एक्स रेज पावर k प्लस आर, और वेयर ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। ये अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि मेथड ऑफ फॉरबीनेस क्या होता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो आप मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हैं, इन चार इक्वेशन से आप Bessel डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं, और फिर बाद में Bessel डिफरेंशियल इक्वेशन पे मेथड ऑफ फॉरबीनेस अप्लाई करके, ये सीरीज सोल्यूशन वाला, इससे आप अपनी फर्दर आगे जो है इसका सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं Bessel डिफरेंशियल इक्वेशन का। अच्छा, अब कैसे मेथड बिल्कुल वही है जो हमने पहले पढ़ा था। सिंपल मेथड है कि हमारे पास ये सीरीज सोल्यूशन हमने y की फॉर्म में कंसीडर कर लिया। उसके बाद हम क्या करते थे, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे, फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते थे। अब हमने ये y की वैल्यू इधर पुट करनी है,
फिर अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में, बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू इधर पुट करनी है, और थर्ड हमने जो है टी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र की वैल्यू इधर पुट करनी है। ये तीनों वैल्यूज पुट करके नेक्स्ट हमारा क्या काम होता था कि अगर कहीं ब्रैकेट्स बन रही हैं, जैसे अब ये जो 1/x है ना, ये तो इधर सॉल्व हो जाएगा। 1/x का मतलब होता है x⁻⁻1, तो ये इस -1 के साथ जाके इसको बना देगा k + r, और ये -1 और ये x ऊपर जाके -1, ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये x⁻k + r -2 हो जाएगा। उसके बाद हमने ये जो ब्रैकेट है इसमें आ रही, इसको खोलेंगे हम, इसको जब ओपन करेंगे तो कैसे हमारे पास आ जाएगा, एक 1 वाली टर्म अलग हो जाएगी मल्टीप्लाई होके, और एक -n² / x² वाली टर्म अलग हो जाएगी, और ये जो नीचे वाला x² है ये ऊपर जाके ये हो जाएगा k + r -2। ठीक है, इस तरह से = 0। तो ये जिस तरह हम पहले भी सिंप्लीफाई करते थे अपनी इक्वेशन को, ये वही हमने फॉरबिनियस मेथड इस्तेमाल करके हमने बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है। उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट की हैं, एक ही सिग्मा के अंदर हमने इसको लिखना होता है। अगर आप सिग्मा r = 0 टू इन्फिनिटी अप्रोच कर रहे हैं ना, तो हमने इसको एक सिग्मा में लिख लेना, लेकिन x की अभी डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब अगर आप फर्स्ट टर्म देखें तो वहाँ पे x की पावर है k + r -2, और दूसरे में x की पावर है k + r। तो पहला काम हमने, बाद में हमने इसकी वो जो पावर सेम करनी होती है ना, पहले उससे पहले क्या वो, क्योंकि जब हम पावर्स को सेम कर लेते हैं ना तो हमें रिकर्शन रिलेशन मिल जाता है, लेकिन रिकर्शन रिलेशन से पहले भी हमने एक काम करना होता था, और वो होता था इंडिशियल इक्वेशन। इंडिशियल इक्वेशन आपको कैसे मिलेगी कि हम कहते थे कि r = 0 अगर हम पुट करें तो जो लोएस्ट पावर ऑफ x है वो कौन सी है। तो इधर r = 0 पुट करेंगे तो आपको पता है लोएस्ट पावर, इस क्वेश्चन से हमने ये सिंगल सिग्मा में लिख लिया ना, तो अगर इधर r = 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x⁻k मिलेगी, अगर इधर r = 0 पुट करेंगे तो k - 2 मिलेगी। ठीक है, तो इट मीन्स k - 2 चूँकि लोअर ऑर्डर वाली टर्म है x की, तो हम इसका जो आपका कोफिशिएंट आ रहा है ना एट r = 0 उसको कंसिडर करेंगे फॉर द इंडिशियल इक्वेशन। तो ये हो जाएगा a0, और k + r को चूँकि आपने 0 कर दिया है तो ये 0 - n² और = 0। ठीक है, सिर्फ कोफिशिएंट लेना होता है, और हमें पता है कि एज a0 = 0, क्योंकि हमने शुरू में सोल्यूशन के साथ ही डिफाइन किया हुआ है। तो जब a0 0 के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स ये जो इसके साथ वाली टर्म है k² - n² = 0, यहाँ से हमारे पास k के दो रूट्स आ जाएंगे, एक +n और एक -n। ठीक है, ये मैंने सेम वही फॉरबिनस अभी मेथड को ही फॉलो कर रही हूँ। और उसके बाद हम क्या करते होते थे, अब हमने एक काम इधर, वो जो मैं पहले ज़ुबानी कह देती थी वो इन्होंने करके दिखाया आपको। हम कहते थे जब हम a0 को कहते हैं ना कि इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो a1 हमेशा 0 होता है। वो इन्होंने इधर करके आपको दिखाया कि यही जो इंडिशियल इक्वेशन वाली टर्म आपने ली है ना, ये वाली टर्म जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, उस फर्स्ट टर्म में जो लोएस्ट ऑर्डर ऑफ एक्स वाली टर्म है, तो अगर आप उस टर्म में अगर आप क्या करें कि आर को 1 डाल के देखें, पहले तो हमने आर को 0 डाल के देखा, अगर आप आर को 1 डाल के देखें ताकि a1 की वैल्यू पता चल जाए ना कि क्या है, तो अगर हम इधर फर्स्ट टर्म में आर को 1 डाल के देखें तो तब देखें क्या बनता है। तब आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी k + 1 का स्क्वायर - n²। ठीक है, ये कोफिशिएंट बनेगा ना, और a1 साथ आएगा, और यहाँ से हम कहेंगे कि ये जो आपके पास ये जो टर्म है पूरी k + 1 का स्क्वायर - n², ये दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं है तो इट मीन्स कि a1 शुड बी 0। तो ये बात हम पहले तो ज़ुबानी कह देते थे कि चूंकि हमने सोल्यूशन में अज्यूम किया है कि a0 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स a1 शुड बी 0। ठीक है, तो ये अब उन्होंने खैर इस तरह करके आपको दिखा दिया। आप चाहे ये एक स्टेप करें या स्किप करके वैसे ही आप बता सकते हैं कि बिकॉज a0 इज़ नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स कि a1 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब उसके बाद हमारा अगला स्टेप ये होता था इंडिशियल इक्वेशन के बाद कि हमने रिकर्शन रिलेशन निकालनी है ना। तो रिकर्शन रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, x की ये दोनों पावर्स को सेम होना चाहिए, और इन दोनों पावर्स को सेम करने के लिए हम वहाँ पे r को ना कोई j की फॉर्म में लिख लेते थे कि r = j + 2 या सेकंड टर्म में इस तरह। अब हम सिंपली, उन्होंने इधर क्या किया है, उन्होंने सिंपली क्या किया है कि आपने r को r + 2 लेना है सिर्फ फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में कुछ नहीं आपने करना। जब आप फर्स्ट टर्म में r को r + 2 लेंगे तो देखें r = r + 2 जब आपने लेनी है फर्स्ट टर्म में, तो r + 2 - 2 से कट जाएगा, आपके पास फर्स्ट टर्म भी k + r वाली बन जाएगी, और सेकंड टर्म तो पहले ही आपकी k + r वाली है, तो दोनों टर्म्स एक जैसी हो जाएंगी। दोनों में जो पावर्स ऑफ एक्स हैं वो सेम हो जाएंगी। तो फिर जब वो पावर ऑफ एक्स सेम हो जाएगी तो आप एक्स की पावर को भी बाहर लिख सकते हैं, जैसे सिग्मा को लिखा हुआ आपने कॉमन लेके, और वो जो बाकी सारी अंदर की टर्म है कोफिशिएंट वाली वो ये हो जाएगी आपकी। आर को आपने फर्स्ट टर्म में क्या लिखा है, r + 2 ना, तो r की जगह r + 2 k + r + 2 का होल स्क्वायर - n²। ठीक है, और सेकेंड टर्म प्लस AR। ठीक है, x चूंकि बाहर चला गया ना ब्रैकेट से, तो आपने सिर्फ कोफिशिएंट्स को लेना होता है, तो वो आपकी रिकर्शन रिलेशन बन जाती है। तो ये हमारी रिकर्शन रिलेशन आ गई जब हमने दोनों पावर्स ऑफ एक्स को सेम कर दिया। और इधर से आप AR + 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो प्लस AR है ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके -AR हो जाएगा, और ये आपने AR + 2 को निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ AR। ठीक है, इस तरह से।
अब आपके चूंकि दो रूट्स आए हैं के एक तो प्लस एन के लिए, एक माइनस एन के लिए, हम सारा सोल्यूशन करेंगे प्लस एन के लिए, एंड पे जाके हम माइनस एन बस जस्ट पुट करके जहाँ जहाँ प्लस एन होगा वहाँ माइनस एन पुट करेंगे, तो हमारा सोल्यूशन माइनस एन के लिए भी सिमिलरली करके आ जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ प्लस एन के लिए करना है। तो देखें ए आर प्लस 2 है, जब हमने के इज इक्वल टू एन लिया तो के को एन लें, जहाँ जहाँ के है वहाँ पे एन पुट कर दें, जहाँ जहाँ के है वहाँ पे एन पुट कर दें, ठीक है, जहाँ जहाँ के है वहाँ पे एन पुट कर दें। ये हमने खुद ये सारा कर दें। और उसके बाद ये ए आर प्लस 2 इन टर्म्स ऑफ ए आर आ गया व्हेन के इज इक्वल टू एन, तो ये फॉर्म आपके पास आ गई। अब हमने याद हो जब हम वहाँ पे जे की जब हम जे की फॉर्म में आता होता था ना, तो हम जे को मैं कहती थी आर इज इक्वल टू जे एंड जे इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। लेकिन जब दो रूट्स आते होते थे तो हम कहते थे कि जे की हम सिर्फ इवन वैल्यूज लेते हैं, यानी 0 2 4 अप टू सो ऑन। क्योंकि अगर हम ये वैल्यू सारी बाकी की ले भी लेते थे ना 0 1 2, तो वो 1 वाली 3 वाली जो ऑड वाली टर्म्स होती थी ना वो जीरो होती जाती थी। कैसे जीरो होती जाती थी वो जरा हम आगे देख लेते हैं कि अगर हम आर की सारी वैल्यूज इधर कंसीडर करें, यानी आर इक्वल टू 0 1 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आप देखें आपने जब आर को 1 पुट करना है, जब आप आर को इधर 1 पुट करेंगे इस रिलेशन में, ये देखें ये ए जो है ना आपके पास आर को पहले 0 पुट करेंगे ना, आर को 0 पुट करेंगे तो आपके पास A2 आ जाएगा, आर को 1 पुट करेंगे तो A3 आ जाएगा, आर को 2 पुट करेंगे A4 आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब ज़रा अगर हम ये पुट करके देखते हैं, आर को 0 से स्टार्ट करते हैं, तो जब आर को आप 0 पुट करेंगे तो A2 आ गया आपके पास इन टर्म्स ऑफ A0। ठीक है, इसी तरह जब आपको आर को जो है वो 1 पुट करेंगे तो A3 आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ A1, लेकिन A1 तो हमने शुरू में ही कहा है कि A1 इज इक्वल टू 0। जब A1 0 है तो इट मीन्स आपका A1 भी 0 और A3 भी 0 हो गया। ठीक है, दैट्स वाई मैं आपको बता रही थी कि आपको आर की सारी वैल्यूज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आर की ऑड वाली वैल्यूज़ वैसे ही 0 के इक्वल हो जाती है, क्योंकि A1 0 है। जब A1 0 है तो A3 भी 0 हो गया, इसी तरह आगे A5 भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए आप आर की डायरेक्ट कौन सी वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको मिलेंगी रिलेशन R0 2 4 अप टू सोन, यानी R0 पे आपको मिल जाएगा A2 इन टर्म्स ऑफ A0, और R2 पे मिलेगा आपको A4 इन टर्म्स ऑफ A2। अब इसको A2 की फॉर्म में नहीं रहने देते, इसको हम क्या करते होते हैं, ये जो A2 की ऊपर वैल्यू आई है इसको इधर पुट कर देंगे एक A2 की जगह, तो आपके पास A4 भी इन टर्म्स ऑफ A0 आ जाएगी। और इसी तरह फिर हम R को A4 पुट करेंगे तो A6 मिलेगा इन टर्म्स ऑफ A4, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, एंड अब इस तरह चलता जाएगा आगे कि एक A से A2 से A4 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी A2 की वैल्यू जब आप A4 में पुट करेंगे तो आपने सारी जो A की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ A0 निकालनी है। ठीक है, तो A0 कौन सी वैल्यू थी, R इज इक्वल टू 0 के लिए, जो आपकी जो इंडिशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है। ठीक है, तो उस फॉर्म में आपने इसको निकालना है। अब आपके पास हमने चूंकि केस 1 लिया हुआ है कि के इज इक्वल टू एन है, पहला रूट हम के का ले रहे हैं, तो अब हम जरा अपना सोल्यूशन देखें। जो सीरीज सोल्यूशन हमने लिया था y इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स इज पावर k प्लस आर, उस सोल्यूशन को अगर मैं एक्सपेंड करूं, पहले आर हमने कहा कि इन्होंने फिर आर की सारी वैल्यूज ली हैं, R0 भी ली है, आर फिर 1 लिया है, फिर R2 लिया है, फिर R3 लिया है, फिर R4 लिया है, अप टू सोन। लेकिन आप ये देखते जाएं कि जब आपने पहले तो R0 के लिए आपको वैल्यू मिलेगी, R1 जब करेंगे तो आपके पास A1 आ जाएगा, ये A1 वाली टर्म भी 0 होगी, फिर A3 वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, आगे A5 वाली टर्म भी 0 होगी, यानी ऑड वाली टर्म 0 हो जाती है। तो आप सिर्फ कौन सी वैल्यू लेंगे, पहले R को 0 पुट करें तो ये आ जाएगा A0 एक्स रेस्ट पावर K को आपने N लिया हुआ ना, तो और R0 तो उसके एक्स रेस्ट पावर N आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैसे 1 वाली तो वैसे ही 0 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट हम जब 2 वाली करेंगे, R को 2 लेंगे तो एक्स रेस्ट पावर K की जगह आपने N और R की जगह 2, तो N प्लस 2 वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, फिर आगे अगर आप R को 4 लेंगे तो एक्स रेस्ट A4 और एक्स रेस्ट पावर N प्लस 4, ठीक है, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। और मैंने आपको बताया कि आपने A0 वाली टर्म तो ऐसे ही आ जाएगी, A2 को भी इन टर्म्स ऑफ आपने A0 वाली जो है वो वाली लिखनी है, और A4 वैल्यू भी आपने कैसे करनी है, उसको भी आपने A2 को भी इन टर्म्स ऑफ A0 वाला लिखना है, और A4 को भी इन टर्म्स ऑफ A0 वाली वैल्यू जो आपने निकाली है वो लिखनी है, ताकि आप A0 को कॉमन ले सके ना। यहाँ पे आप A0 को भी कॉमन लेंगे और एक्स रेज़ पावर N जो वैल्यू है उसको भी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये भी हर जगह आ रहा है। तो जब आप A0 एक्स रेज़ पावर N को कॉमन लेंगे तो ये जो पहली टर्म है, इन्होंने एक्स रेज़ पावर N लिखा है, ये नहीं होगा, ये 1 होगा, इसको करेक्ट कर लें, ये पहले 1 आएगा, एंड माइनस यहाँ पे अगर A0 भी बाहर चला गया, एक्स पावर N भी बाहर चला गया, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म बचेगी सेकंड में। और ये थर्ड में क्या होगा, A0 भी बाहर चला गया, एक्स पावर N भी बाहर चला गया, तो एक्स पावर 4 वाली टर्म बचेगी, एंड प्लस अप टू सोन। और आखिर में उन्होंने इसको जर्नलाइज्ड फॉर्म में लिख लिया है। अच्छा, ये जो अब आ रहा है ना 2 ये पॉइंट नहीं है, इसको आपने डेसिमल नहीं समझे, 2 into 4 है,
डॉट जो है ना वो उसका प्रोडक्ट लिया हुआ है, 2 × 4 करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2.4 है, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसके साथ। तो ये लास्ट जो रिलेशन है वो इससे ज़रा 4 वाली से ही लिखते हैं हम। जो आखिरी रिलेशन होती है ना उससे हम जनरल रिलेशन हमेशा लिखते हैं। अब आखिरी रिलेशन चूँकि 4 वाली है ना, तो जो 4 है ना, 4 को हम ले रहे हैं 2r, तो -1r इसलिए ले रहे हैं क्योंकि r आप हमें पता है कि r इज़ इवन नंबर को शो कर रहा है ना, तो -1r लेंगे भी तो वो प्लस ही हो जाएगा क्योंकि वो एक इवन नंबर को शो करता है, तो ये माइनस हमेशा प्लस होगा। सो अगर हम इसको जर्नलाइज लिखेंगे -1r, ठीक है, वेयर r इज़ एन इवन नंबर, और उसके बाद x⁻⁴ 4 की जगह आप क्या करेंगे 2r, ठीक है, 4 की जगह 2r डालेंगे, नीचे भी हमने 2 × 4 और अप टू सो ऑन जर्नलाइज करने के लिए 2n+2 और 7 × 2n+4 एंड अप टू सो ऑन आखिरी टर्म 4 की जगह अब हम क्या डालेंगे 2n+2r, 4 की जगह 2r पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से एंड प्लस अप टू सो ऑन, इस तरह हम जर्नलाइज फॉर्म लिख सकते हैं। अब ये जो जर्नलाइज फॉर्म आपने लिखी है इसमें क्या होगा कि ये इसी तरह इसको ज़रा कम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, सीरीज़ है ना, ये सीरीज़ को ज़रा सिग्मा की फॉर्म में लिखते हैं। तो a0x⁻n बाहर कॉमन है, बाकी का सिग्मा किसके ऊपर है, r = 0 to ∞, ठीक है। और आखिरी जो टर्म जर्नल वाली है सिर्फ उसको पकड़ेंगे, उसको जर्नलाइज लिखेंगे -1r x⁻² और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कौन है 2 × 4 अप टू सो ऑन 2n+2 × 2n+4 और अप टू सो ऑन आखिर में 4 की जगह हमने क्या लिख लिया था जर्नलाइज करने के लिए 2r, तो यानी 2n+2r। तो ये अब आपके पास जो जर्नलाइज सोल्यूशन है सिग्मा r = 0 to ∞ के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इसको जो है ना वो लिखना है। अब उसके बाद अच्छा यहाँ पे भी ये जो है एक चीज़ जो इन्होंने मिस कर दी, यहाँ पे भी जो आपकी ये वाली टर्म थी ना, ये वाली, इसमें भी -x⁻⁴ के साथ ये -1 का स्क्वायर भी था, वो इन्होंने मिस कर दिया यहाँ पे। उसी से तो फिर आप जर्नलाइज आके लिखेंगे ये -1 का स्क्वायर था इसके साथ आ रहा, ठीक है। तो उसको वहीं से तो आपने -1r लिखा था, तो लास्ट टर्म को ही आपने इस तरह लिखा है ना कि -1r और x⁻⁴ की जगह 2r और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यानी बेसिकली आपने r को जो है ना वो 2 लिया ना, क्योंकि ये देखिए -1/2 की जगह आपने r लिखा है ना, तो 4 को आप क्या लिख रहे हैं 2r, ठीक है। और नीचे भी 2 × 4 है और ये 2 तो 4 की जगह आप क्या लिखेंगे 2r। तो ये इस तरह ये आखिरी टर्म जो हमने जर्नलाइज टर्म है वो हमने कंसीडर कर ली है, ठीक है। उसके बाद ये जो जर्नलाइज टर्म आपने ली है इसी में थोड़ा सा अब हमने करना है, क्योंकि हमने सोल्यूशन हमें जर्नल चाहिए होता है। तो यहाँ पे -1r x⁻²r, अब ये ध्यान करें जो नीचे हम काम करने लगे ये जो 2 है जिसके ऊपर कुछ नहीं है उसको हम लेंगे 2r, ठीक है। और 2r लेके अब हमने ये जो 4 है ना जो इसके साथ आ रहा था मल्टीप्लाई में, उस 4 को एक्सपेंड करके हमने कैसे लिखा है 1 × 2 अप टू सो ऑन r तक, ठीक है। बिकॉज 4 जो है वो आपका 2r को शो कर रहा था ना, तो अगर हम इसको ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसको मल्टीप्लाई करें ना आपस में 1 × 2 अप टू सो ऑन r, तो ये 2r को ही शो करता है ना। तो 4 ये पूरा हमने 4 की जगह लिखा है 1 × 2 अप टू सो ऑन r, और इसको लिखने का एक मकसद है, आप इसको फैक्टोरियल बनाना चाहते हैं, वो मैं आगे अभी आपको बताती हूँ। तो ये 4 की जगह आपने 1 × 2 अप टू सो ऑन r लिखा, ये जो 2 था शुरू वाला इसकी जगह 2 की पावर r लिखा, 4 की जगह 1 × 2 अप टू सो ऑन r लिखा, और उसके बाद इन तीनों टर्म्स में से ये जो बाकी की हैं इनमें से अगर आप 2 कॉमन ले लेना सब में से, तो आपके पास 2r बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा n+1, सेकेंड टर्म बन जाएगी n+2 और ये आखिरी वाली टर्म बन जाएगी n+r, ठीक है। और इन सब में से जो हमने कॉमन लिया है वो 2r है। अब ये 2r और ये 2r ये दोनों मिलके बन जाएंगी 2r, ठीक है। ये वाला 2r और ये वाला 2r मिलके बन गया 2r। और ये जो मैंने कहा था ना कि 4 को एक्सपेंड करके लिखा है 1 × 2 अप टू सो ऑन r, जो कि 2r को शो करता है, इसको अब आप लिख सकते हैं दिस इज़ r फैक्टोरियल। ये जो चीज़ आपने लिखी है बेसिकली ये r का फैक्टोरियल है। अगर आप r को एक्सपेंड करेंगे ना r के फैक्टोरियल को, तो वो यही बनता है 1 × 2 अप टू सो ऑन r तक, तो ये r फैक्टोरियल को शो करता है। उसके बाद बाकी वही चीज़ें हैं n+1 n+2 और साथ अप टू सो ऑन n+r, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ें आपको कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए कि आपने 2 को कैसे लिखा है 2 की पावर r बना के, 4 को कैसे लिखा 1 × 2 अप टू सो ऑन r करके, फिर इन सब में से 2 कॉमन लेके उसको 2r लिखा, और ये 2r ये 2r बन गया, और ये जो चीज़ लिखी है आपने 1 जो 4 को एक्सपेंड करके लिखी थी वो r फैक्टोरियल बन गई।
ठीक है। अब ये जो आप दिस इज़ द सोल्यूशन, ये आपके पास सोल्यूशन ऑफ द बेजल इक्वेशन है, वो जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी आपकी बेजल की, ये उसका सोल्यूशन है फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए नॉट। यहाँ पे आप ए नॉट की कोई भी वैल्यू पुट करके आप ये सोल्यूशन जो है बेजल इक्वेशन का ये लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। अगर हम ए नॉट को 1/2n इंटू एन फैक्टोरियल ले लें, देन द अबव सोल्यूशन इज कॉल्ड द बेजल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। यानी ए नॉट की हम किसी भी वैल्यू के लिए ये जो सोल्यूशन है बेजल इक्वेशन का, ये डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम ए नॉट को ये वैल्यू ले लें कि ए नॉट इज इक्वल टू 1/2n इंटू एन फैक्टोरियल, तो फिर इस सोल्यूशन को हम कहेंगे कि ये बेजल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n है। ठीक है। सो दिस इज द बेजल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n एंड डिनोटेड बाय JNX। वो जो मैं आपको बता रही थी ना, जो फर्स्ट ऑर्डर सोल्यूशन होता है बेजल इक्वेशन का। एक तो सेकंड सोल्यूशन होगा ना, सेकंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, वो तो हमने कहा कि उसको हम न्यूमांस फंक्शन कहते हैं। जो फर्स्ट आपका सोल्यूशन है बेजल का ऑफ डिग्री n का, बेजल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, वो JNX कहलाता है। ये फर्स्ट सोल्यूशन है इसका। और वो कब आता है? जब हम ए नॉट को 1/2n इंटू एन फैक्टोरियल लेते हैं। तो ज़रा पुट करें ए नॉट की वैल्यू इधर। अगर हम एन को ये कंसीडर कर लें तो आपके पास जो वाई है, ये अब वाई रिप्रेजेंट करेगा किसको? अब ये सोल्यूशन वाई जो है वो अब रिप्रेजेंट करेगा JNX को। ठीक है, विच इज़ द जो फर्स्ट सोल्यूशन है आपका बेजल फंक्शन का JNX, जिसको हम बेजल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कहते हैं। और ये ए नॉट की वैल्यू इधर पुट करें, ए नॉट इज इक्वल टू 1/2n इंटू एन फैक्टोरियल, साथ x⁻n है मल्टीप्लाई में। उसके बाद आपके पास सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ऊपर क्या चीज़ है? -1r इंटू x⁻2r ओवर 2r r फैक्टोरियल n+1 n+2 अप टू सोन n+r। यानी ये पूरा सोल्यूशन हमने ऐसे का ऐसा इधर उतार दिया। सिर्फ ए नॉट की वैल्यू ये वाली पुट की है 1/2n इंटू एन फैक्टोरियल। उसको पुट करने से हमारा y जो है, अब वो y नहीं रहेगा, खाली सोल्यूशन नहीं रहेगा, वो अब कहलाएगा JNX, विच इज़ द फर्स्ट सोल्यूशन। जो बेजल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n है वो कहलाएगा अब आपका बेजल इक्वेशन का पहला सोल्यूशन। ठीक है, तो वो ये हमने JN(x) की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे जो हमारा x⁻n एक बाहर है और एक x⁻2r जो है वो अंदर है, तो इस n को अगर हम इसके साथ अंदर ले आएँ तो ये x⁻n+2r बन जाएगा। ठीक है, और बाकी नीचे हमने क्या किया? नीचे भी यही काम किया। ये अंदर 2⁻2r है, बाहर 2⁻n है, तो इसको भी अगर इस अंदर ले जाएँ तो ये 2⁻n+2r बन जाएगा। और ये n फैक्टोरियल भी इधर अंदर चला जाएगा इसके साथ, r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हमने अपनी n की वैल्यूज़ के साथ लिख दिया। ठीक है, यानी n फैक्टोरियल इंटू n+1 n+2 अप टू सोन n+r तक। और ये सारा हमें लिखने का मकसद ये था n फैक्टोरियल को इसके साथ, कि आप इस पूरे को कह सकते हैं ये n फैक्टोरियल इंटू दिस टर्म, दिस इज़ नोन एज n+r फैक्टोरियल, क्योंकि ये n फैक्टोरियल से शुरू होके आखिर तक जा रहा है n+r तक। तो हम इस पूरी टर्म को n फैक्टोरियल से लेके एंड तक को हम कह सकते हैं दिस इज़ n+r फैक्टोरियल। ठीक है, और इसके साथ बाहर कौन है? r फैक्टोरियल। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये x⁻n+2r और नीचे है 2⁻n+2r। दोनों की पावर सेम है तो हम इसे एक ही उसमें लिख सकते हैं ना, ऊपर x नीचे 2, और दोनों की पावर क्या है? n+2r, और -1r उसी तरह है बाहर। ठीक है, तो ये हमने ज़रा उसको JN(x) को इस फॉर्म में करके लिख दिया, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। और हमने x को भी, x और 2 को एक पावर के साथ लिख दिया, और नीचे जो r फैक्टोरियल वैसे का वैसा, और बाकी की जो सारी टर्म है n फैक्टोरियल अप टू सोन n+r तक, वो n+r फैक्टोरियल बन जाएगा। वेयर ये जो आपकी गैमा फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ गैमा फंक्शन, आप बेजल फंक्शन को गैमा फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बेजल फंक्शन को अगर आप गैमा फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो गैमा फंक्शन में जो n+1 होता है ना, गैमा, ये गैमा का निशान है आपका। सो गैमा फंक्शन ऑफ n+1 रिप्रेजेंट करता है n फैक्टोरियल को। तो अगर मैं इस चीज़ को इधर ऊपर पुट करना चाहूँ तो अगर गैमा फंक्शन ऑफ n+1 n फैक्टोरियल को शो करता है तो n+r फैक्टोरियल फिर किसको शो करता है? यानी खाली n फैक्टोरियल गैमा फंक्शन ऑफ n+1 को शो करता है। तो n+r फैक्टोरियल मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग गैमा फंक्शन ऑफ n+r+1 ना। तो जिस तरह n फैक्टोरियल गैमा फंक्शन ऑफ n+1 को शो करता है, तो फिर आपका n+r फैक्टोरियल जो है इट विल रिप्रेजेंट्स गैमा फंक्शन ऑफ n+r+1। तो ये हमने नीचे ये डेफिनेशन इधर यूज़ कर दी। ठीक है,
और ये डेफिनेशन गैमा फंक्शन की यूज़ करके बाकी हमारी सारी चीज़ें वही हैं जैसे थी। उसके बाद इट इज़ क्लियर दैट द इनफाइनाइट सीरीज इन द अबव इक्वेशन विल बी कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। आपको नज़र आ रहा है एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए आपका ऊपर जो सोल्यूशन आपने निकाला है इसकी इनफाइनाइट सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट ही रहेगी, इसलिए इधर कन्वर्जेंट टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो जो मैंने आपको बात की थी कि हमने सिमिलरली करके k इक्वल टू -1 के लिए -n के लिए कर लेना है केस 2 में। अब सिंपली ये जो आपने सोल्यूशन ऊपर निकाला है ना बेजल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जो फर्स्ट सोल्यूशन आपने बेजल इक्वेशन का निकाला है, इसमें जहाँ जहाँ n है उसकी जगह आप -n कर दें, जहाँ जहाँ n है उसकी जगह आप -n कर दें, ठीक है, n है उसकी जगह आप -n कर दें, तो आपका सेम सोल्यूशन जो ऊपर जो है k इज इक्वल टू n रूट के लिए आया था, अब आपका k इज इक्वल टू -n रूट के लिए भी सेम वही सोल्यूशन आ गया फॉर n इज इक्वल टू -n। तो जहाँ जहाँ n था उसकी जगह आपने -n डाला, तो आपके पास जो दूसरा सोल्यूशन है ये jnx आ गया और ये j ऑफ -nx भी आ गया, ठीक है। हैंस द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन वो इन दोनों के सम के बराबर, क्योंकि n की पॉजिटिव वैल्यूज़ और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों इंक्लूड अगर आपने करनी है तो आपका जो कंप्लीट सोल्यूशन है बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो यानी y दैट शुड बी इक्वल टू a, या a और b कोई कॉन्स्टेंट्स है ना इसमें, a jn ऑफ x प्लस b j -n ऑफ x, ठीक है। तो यानी jnx आपको मिला था कहाँ से, जब आपने पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ n ली थी पॉजिटिव रूट के लिए k इज इक्वल टू n के लिए, और ये जो आपको मिला था यानी ये जो ऊपर वाला सोल्यूशन ये मैं आपकी याद है निकली हूँ, ये k इज इक्वल टू n के लिए मिला था फर्स्ट जो पॉजिटिव रूट था, और जो दूसरा सोल्यूशन मिला है ये आपको मिला है फॉर k इज इक्वल टू -n, ठीक है, नेगेटिव रूट के लिए मिला। तो जब आप इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिखना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ भी n की लेनी है और नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेनी है, तो आप y इज इक्वल टू लिखेंगे a jn ऑफ x वाला पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए और प्लस b j -n ऑफ x फॉर द नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ n, वेयर a एंड b जो है ये कॉन्स्टेंट्स है एंड n इज़ नॉट एन इंटीजर, n कोई इंटीजर नहीं है। अच्छा, इंटीजर क्या होता है, जिसमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू या डेसिमल वाली वैल्यू नहीं होती ना, तो अगर n इंटीजर हो तो फिर आपको ये कंप्लीट लिखना पड़ेगा ना सोल्यूशन, अगर n कोई इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, तो ये तो अगर तो आपने कंप्लीट सोल्यूशन लिखना है n कोई इंटीजर नहीं है, यानी उसमें डेसिमल फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ भी अगर इंक्लूड करनी है आपने, n की सारी वैल्यूज़ इंक्लूड करनी है, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी नेगेटिव वैल्यूज़। इंटीजर वो होता है ना जिसमें सिर्फ n पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होता। लेकिन अगर आपका n कोई इंटीजर नहीं है तो फिर इसका मतलब है n आपका में सारी वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल फ्रैक्शन, तो फिर आपको ये कंप्लीट सोल्यूशन लिखना पड़ेगा आपकी बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n भी आ रही हैं, नेगेटिव वैल्यू भी आएंगी n की। दिस शोज दैट j -n ऑफ x कंटेन्स नेगेटिव पावर्स ऑफ x, आपके पास j -n जो है वो उसकी नेगेटिव पावर्स देगी x का, और दिस जो दूसरी आपका सोल्यूशन है इक्वेशन 6.2 वो शो करता है आपका कि jn ऑफ x जो है डज नॉट कंटेन एनी नेगेटिव पावर्स ऑफ x, तो jn ऑफ x में कोई n की नेगेटिव पावर नहीं होती, जबकि j -n ऑफ x में जो है वो नेगेटिव पावर्स ऑफ x मिलेंगी आपको। तो जब आप x इज इक्वल टू 0 वो जो बाउंड्री आप निकालेंगे तो jn ऑफ x इज़ फाइनाइट वाइल j -n ऑफ x इज़ इनफाइनाइट। तो जब आप बाउंड्री कंडीशन लेते हैं ना x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो उस वक्त jn x क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, jn ऑफ x तो आपका फिर भी फाइनाइट सोल्यूशन देता है, लेकिन -n जो है वो आपको फाइनाइट सोल्यूशन नहीं देता, वो इनफाइनाइट सोल्यूशन देता है। सो दैट वन कैन नॉट बी a constant multiple of other and hence jn of x and j -n of x are independent solutions। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। हाँ, आप इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, jn of x को अलग कैलकुलेट करते हैं फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n, j -n of x को अलग से कैलकुलेट करते हैं फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n। फिर अगर आप इन दोनों का जर्नल सोल्यूशन मिला के लिखना चाहते हैं तो फिर आप जर्नल सोल्यूशन में दोनों को इकट्ठा करके ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस, ठीक है। सो ऑफ बेजल इक्वेशन फॉर नॉन इंटीजर n, और ये किसके लिए होते हैं, नॉन इंटीजर n के लिए। नॉन इंटीजर का मतलब जो इंटीजर नहीं होते, और इंटीजर कौन होते हैं, जिनमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होता। तो अगर ये नॉन इंटीजर है यानी जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन भी आ रहा है, तो फिर ये jn ऑफ x और j -n ऑफ x आप अलग अलग निकाल के उनको एक जनरल सोल्यूशन में लिख सकते हैं। अगर n आपका इंटीजर हो यानी सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करे, दे आर स्टिल सॉल्यूशंस ऑफ बेजल इक्वेशन, फिर भी ये बेजल इक्वेशन के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे बट आर रिलेटेड बाय jn। फिर ये रिलेशन बन जाएगी आपकी जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम कंसीडर करते हैं कि n इज़ एन इंटीजर। अगर n इंटीजर होगा उसमें फिर डेसिमल फ्रैक्शन n की कोई वैल्यूज़ नहीं आएंगी, यानी 2.5 3.5, ठीक है, या 2/3 1/5 ऐसी वैल्यूज़ हम n की नहीं ले सकते। हम n की कौन सी वैल्यूज़ ले सकते हैं, 1 2 3 0 1 2 3 या 0 -1 -2 -3 इस तरह की। तो अगर हम इस तरह की वैल्यूज n की लेंगे तो फिर हमारा ये हम रिलेशन यूज़ कर सकते हैं कि जो j -n ऑफ x है वो इक्वल टू -1 की पावर n
और जे एन एफ एक्स। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ जो एन की का जो सोल्यूशन है उसका, और जो पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ एन का सोल्यूशन है उसका। लेकिन ये रिलेशन सिर्फ तभी पॉसिबल है व्हेन एन इज़ एन इंटीजर। अदरवाइज आपने ऊपर पढ़ा है कि अगर एन जो है वो इंटीजर नहीं है तो ये दोनों इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। यहाँ इस रिलेशन में नज़र आ रहा है कि ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो ये एक दूसरे पर तब डिपेंड करते हैं ना जब आपका एन एक इंटीजर होगा, ठीक है, यानी सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज को शो करेगा, डेसिमल फ्रैक्शन को शो नहीं करेगा। So for all the values of n, two independent solution of the Bessel equation may be taken as Gnx and Nnx। Nnx, अब आपको पता है Gnx क्या है, फर्स्ट सोल्यूशन है जो आपने अभी पढ़ा कि जो फर्स्ट ऑर्डर सोल्यूशन है बेजल फंक्शन का, जो जिसको हम बेजल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कहते हैं। और Nnx अभी आपने शुरू में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड सोल्यूशन होगा बेजल इक्वेशन का, ठीक है, उसको हम आप Nnx से शो करेंगे, उसको न्यूमान फंक्शन कहते हैं। तो अगर आपका तमाम वैल्यूज़ ऑफ एक्स को आप कंसीडर करें तो दोनों इंडिपेंडेंट सोल्यूशन जे एन एक्स और एन एन एक्स को अगर आप कंबाइंड लिखना चाहें तो उसको आप कंबाइंड कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो एन एन एक्स है दैट, यानी जो आपका न्यूमान फंक्शन है ऑफ एक्स, दैट वुड बी इक्वल टू कॉज ऑफ एन पाई जे एन एक्स, ठीक है, माइनस जे माइनस एन ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एन पाई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और ये रिलेशन आप याद रखें, ये कब यूज़ होता है? फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एन। तो जब आप n की सारी वैल्यूज़ कंसीडर करते हैं तो फिर आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं कि जो आपकी जो बेजल फंक्शन का सेकंड सोल्यूशन है, या जिसको हम न्यूमान फंक्शन कहते हैं, एन एन एक्स दैट शुड बी इक्वल टू दिस कॉज ऑफ जे एन ऑफ एक्स, कॉज ऑफ एन पाई जे एन ऑफ एक्स माइनस जे माइनस एन ऑफ एक्स ओवर साइन एन पाई, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड द बेजल फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड, और न्यूमान फंक्शन इसको हम कहते हैं। तो ये न्यूमान फंक्शन तब डिफाइन होता है जब आप तमाम वैल्यूज़ ऑफ एन कंसीडर कर रहे होंगे। अदरवाइज जो है हम न्यूमान फंक्शन को कंसीडर नहीं करते ना। तो न्यूमान फंक्शन सिर्फ तभी कंसीडर करते हैं जहाँ पे हम तमाम वैल्यूज़ ऑफ एन कंसीडर करेंगे। अब अगर हम इनका ग्राफ बना लें, ये देखिए दोनों का जे एन एफ एक्स का हमने अलग से ग्राफ बनाया एक्स के साथ, और इसी तरह हमने एन एन एफ जो आपका ये बेजल का फर्स्ट काइंड ऑफ सोल्यूशन है, और ये एन एन एक्स जो है उसका सेकंड काइंड ऑफ सोल्यूशन है, एन एन एफ एक्स जिसको हम न्यूमान फंक्शन कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने उसको बनाया। अब दोनों के ग्राफ्स में क्या डिफरेंस है? अब अगर आप देखें तो जे एन एफ एक्स का प्लॉट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 से दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू से, बीच में 0 के नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं, और आपका ग्राफ जो है वो पॉजिटिव 1 से स्टार्ट हो रहा है जे नॉट के लिए, और फिर इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, साइन वेव दे रहा है। और जबकि जो J1 और J2 ऑफ एक्स हैं वो दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, J1 ऑफ एक्स भी और J2 ऑफ एक्स भी, ठीक है। सिर्फ जो जे नॉट ऑफ एक्स है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, और ऊपर से स्टार्ट हो रहा है नीचे की तरफ, इस तरह से आपको क्या दे रहा है, और जे नॉट ऑफ एक्स दोनों के, J1 और J2 दोनों के क्या है, लीड कर रहा है दोनों को, ठीक है ना, फेज लीड हो रहा है ना इसका, जे नॉट ऑफ एक्स का बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो जे नॉट ऑफ एक्स इन दोनों से आगे है, J1 ऑफ एक्स से भी और J2 ऑफ एक्स से बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इसका फेज लीड हो रहा है, और ये 1 से, लेकिन 1 से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ आ रहा है। जबकि आपका जो एन एन ऑफ एक्स है न्यूमान फंक्शन, उसको अगर आप देखें तो वो स्टार्ट ही नेगेटिव से हो रहा है, -1 से भी नीचे से कहीं से स्टार्ट हो रहा है, वो नहीं हमें पता कहाँ से, लेकिन वो नीचे कहीं वैल्यू से, नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, हाई नेगेटिव वैल्यू से। और फिर क्या आ रहा है कि वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है पॉजिटिव में? 0.5 तक, और 0.5 तक भी किसके लिए जा रहा है? एन नॉट ऑफ एक्स के, यानी उसकी एन की 0 वैल्यू के लिए। तो 0.5 तक वो नीचे से स्टार्ट होता है, 0.5 तक जाता है पॉजिटिव वैल्यू में एन नॉट के लिए, और बाकी जो N1 और N2 हैं उसमें तो 0.5 से भी थोड़ा सा वो नीचे रह रहा है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है वो एन नॉट ऑफ एक्स के लिए कर रहा है ना, यानी n = 0 के लिए, और मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है वो 0.5। और स्टार्ट ग्राफ आपका कहाँ से हो रहा है? फॉर द हाई नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ एन, वो जो है जो हाई नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ द जो है फंक्शन एन एन एफ एक्स है उसकी नेगेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो -1 से भी नीचे से कहीं से वो स्टार्ट हो रहा है, और जा कहाँ तक रहा है? ऊपर जाता है, उसकी पीक जाती है 0.5 तक एन नॉट एक्स के लिए, और N1 और N2 के लिए उससे भी नीचे। तो ये अप टू सोन, ये एक्स के लिहाज से हमने इसकी वेरिएशन देखी है। तो ये n = 0, 1, 2 हमने 3 वैल्यूज़ के लिए हमने देखी है आपकी न्यूमान फंक्शन की वेरिएशन, और यहाँ पे हमने n = 0, 1, 2 ये 3 वैल्यूज़ ऑफ n के लिए हमने जो फर्स्ट काइंड ऑफ द सोल्यूशन है बेजल इक्वेशन का, उसका हमने बिहेवियर देखा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जे एन एक्स का बिहेवियर देखा विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर 3 पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ n = 0, 1, 2। और जहाँ पे हमने न्यूमान फंक्शन जो सेकंड काइंड ऑफ सोल्यूशन है बेजल इक्वेशन का, ठीक है, एन ऑफ एक्स का हमने बिहेवियर देखा फॉर 3 पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ n 0, 1, 2 के लिए। तो वो हमने देखा कि वो स्टार्ट ही नीचे से होता है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू से,
और मैक्सिमम 0.5 तक जाता है। और Jn(x) स्टार्ट ही ऊपर से होता है +1 वैल्यू से, और फिर वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और J0 इन दोनों को लीड करता है, फेज लीड करता है J1 और J2(x) को। तो ये हमने दोनों का ग्राफिकल बिहेवियर भी देख लिए। अब इसमें एक जो चीज़ है वो है जनरेटिंग फंक्शन फॉर द बेजल पोलिनोमियल्स। बेजल पोलिनोमियल्स के लिए एक जनरेटिंग फंक्शन होता है जो आपने, ऑल्दो द बेजल पोलिनोमियल्स आर द सोल्यूशन ऑफ द बेजल इक्वेशन, अभी आपने जो पीछे निकाला है ना, ये जो बेजल पोलिनोमियल Jn(x) और J(-n)(x), ये दोनों सोल्यूशंस हैं, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n के लिए और नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n के लिए, ठीक है ना। तो ये तो ऑलरेडी बेजल पोलिनोमियल्स जो हैं ये सोल्यूशन होते हैं आपके बेजल इक्वेशन के, लेकिन फिर भी इट इज़ कन्वीनियंट टू डेवलप फ्रॉम अ जनरेटिंग फंक्शन। हम एक जनरेटिंग फंक्शन जो है वो डेवलप कर सकते हैं इसके लिए। जनरेटिंग फंक्शन क्या है? जनरेटिंग फंक्शन हैज़ एन एडवांटेज ऑफ फोकसिंग ऑन फंक्शंस देमसेल्व्स रेदर देन ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन दे सेटिस्फाई, ठीक है। यानी मुझे जनरेटिंग फंक्शन फॉर द बेजल पोलिनोमियल इज दिस। अब वो ये बता रहे हैं कि वैसे तो हमने ये जो पोलिनोमियल की फॉर्म में जो सोल्यूशन निकाला है बेजल पोलिनोमियल, वो तो हमने निकाला है विद द हेल्प ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द बेजल फंक्शन ना, यानी बेजल इक्वेशन से हमने निकाला है, ठीक है। ये दो सोल्यूशंस हमने निकाले थे जो आपके बेजल पोलिनोमियल्स हैं। लेकिन ये जो जनरेटिंग फंक्शन है ना, ये बगैर आपको उस इक्वेशन सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को कंसीडर किए बगैर आप उसका एक जनरेटिंग फंक्शन लिख सकते हैं अपने बेजल फंक्शन के लिए इन टर्म्स ऑफ बेजल फंक्शन। तो हम बेजल फंक्शन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं बजाय कि वो कहाँ से आया। जैसे हम कह रहे हैं कि वो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन से आया, तो वो वहाँ उसकी वो रूट काज तक जाने के लिए हम कि जाने की बजाय हम सिर्फ ये एक जनरेटिंग फंक्शन जो है वो लिख देंगे जो उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, जो Jn(x) को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन जो है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्सपोनेंशियल के साथ आर्गूमेंट में ले लें या उसकी पावर में, जैसे आप लिखते होते हैं x/2 और इंटू t-1/t। ये आपने एक जनरेटिंग फंक्शन जो है बेजल पोलिनोमियल का ये डिफाइन किया है, और ये जनरेटिंग फंक्शन रिप्रेजेंट करता है सिग्मा n -∞ से +∞ और Jn(x) t⁻n। अब कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे भी कहीं इस तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन रहा होगा ना आपकी इक्वेशन में, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं इस बेजल फंक्शन को, अगर कहीं पे इस तरह के एक्सपोनेंशियल की पावर बन रही होगी। तो ये एक फ़ायदा होता है जनरेटिंग फंक्शन का, ठीक है। इसमें आपको पूरी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को गो थ्रू नहीं करना पड़ता ये बेजल फंक्शन लिखने के लिए। आप जस्ट आपका कहीं पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस टाइप का बन रहा होगा तो वहाँ आप बेजल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ये है कि जैसे आपने प्रूव करना है कि Jn(-x) जो है वो इक्वल है -1n Jn(x), ठीक है। अब ये आपने प्रूव करना है, इसके लिए आपने क्या करना है, जनरेटिंग फंक्शन से। अच्छा, दो तरीके इसको प्रूव करने के, एक तो आप ये देखें, एक ये वाला तरीका है ना जब जनरेटिंग फंक्शन से प्रूव करना है, दूसरा तरीका 6.2 में उन्होंने बताया कि आपने इसको बेजल पोलिनोमियल से करना है, जो पास्ट पेपर में भी आया हुआ है। ये दोनों पास्ट पेपर में आया हुआ है, चाहे आप इसको जनरेटिंग फंक्शन से कर लें या चाहे आप इसको बेजल पोलिनोमियल के सोल्यूशन से कर लें, दोनों में जो काम आपने करना है वो एक ही है कि आपने ये प्रूव करना है कि जो आपका थोड़ा सा जो फ़र्क है वो ये है कि इसमें आपने प्रूव करना है एग्जाम्पल 1 में Jn(-x) बराबर के, यानी -1n और Jn(x), जबकि इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने प्रूव करना है कि J(-n)(x) इज इक्वल टू -1n Jn(x). तो चाहे x के साथ माइनस हो या n के साथ माइनस हो, ये फ़र्क है इन दोनों में सोल्यूशन में। और इसको हमने जब x के साथ माइनस है तो इसको हमने किसके साथ किया है, आपके जो जनरेटिंग फंक्शन से, और जब ये आपके पास n के साथ माइनस है तो फिर आप उसको बेजल पोलिनोमियल से करते हैं। कैसे करते हैं ये देखें। अब जब हम इसको x के साथ माइनस आ रहा है ना वेरिएबल के साथ, तो फिर हम क्या करेंगे, हमने जनरेटिंग फंक्शन कंसिडर किया। जनरेटिंग फंक्शन क्या है आपका, एक्स ऑफ ये जो ऊपर अभी डिफाइन किया है x/2 और t जो है हमारे पास t-1/t, और ये आपके पास सिग्मा n इज इक्वल टू -∞ to +∞ Jn(x) t⁻n, ठीक है। ये हमने जनरेटिंग फंक्शन डिफाइन किया। अब इस जनरेटिंग फंक्शन में चूँकि हमें Jn में क्या चाहिए, -x चाहिए ना हमें, तो जो हमारे पास ये जो जनरेटिंग फंक्शन है इसके अंदर हम x को -x से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम x को -x से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये यहाँ पे भी आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी x को -x से रिप्लेस कर दिया, राइट हैंड साइड को भी x को -x से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद ये क्योंकि हमें जो प्रूव करना है ना वो Jn(-x) करना है ना, तो इसलिए हमने इधर ये Jn(-x) हो गया t⁻n, और ये जो इसके अंदर ऊपर माइनस था एक्सपोनेंशियल के ऊपर, इसको हम अंदर भेज देंगे।
तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जे एन ऑफ माइनस एक्स टी रेज़ पावर एन। अब राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है कि आपके पास ये जो चीज़ थी ना एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स ओवर टू और टी माइनस वन ओवर टी की, इसको हमने इसलिए उन्होंने यहाँ पे माइनस नहीं किया, ये माइनस माइनस प्लस नहीं किया, क्योंकि हम इसको इसी फॉर्म में देखना चाहते हैं, टी माइनस वन ओवर टी की फॉर्म में। तो अगर ये टी माइनस वन ओवर टी की फॉर्म में ही रहेगा, अब ये बन रहा है एक्सपोनेंशियल एक्स ओवर टू माइनस टी माइनस वन ओवर माइनस टी वाली फॉर्म। तो जब ये जो चीज़ है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये अब रिप्रेजेंट करेगी आपकी, पहले अगर ये एक्सपोनेंशियल प्लस टी माइनस वन ओवर टी होता था तो वो रिप्रेजेंट करता था जे एन ऑफ एक्स टी रेज़ पावर एन के सिग्मा के साथ। अब अगर ये एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स ओवर टू माइनस टी और माइनस वन ओवर माइनस टी होगा तो फिर यहाँ पे भी आपके पास ये जो टी है, टी को क्या ले लेंगे आप, माइनस टी ना। तो ये पूरी एक्सपोनेंशियल की टर्म इस सिग्मा, इस पूरी रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगी, सिग्मा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जे एन ऑफ एक्स, और टी की जगह अब आपके पास हो जाएगा माइनस टी रेज़्ड पावर एन। तो ये जो पूरी टर्म है एक्सपोनेंशियल की माइनस टी माइनस वन ओवर माइनस टी वाली, ये अब आपकी रिप्रेजेंट करती है इस टर्म को। सिर्फ आपने टी को क्या कर दिया है, माइनस टी, तो ये इस राइट हैंड साइड में इसको रिप्रेजेंट करेगी। अब जब ये फॉर्म बन गया, लेफ्ट हैंड साइड आपकी टी रेज़ पावर एन के साथ है, राइट हैंड साइड में अगर हम माइनस वन को अलग कर लें तो ये माइनस वन रेज़ पावर एन और टी रेज़ पावर एन जो है इसमें से वो अलग हो जाएगा। और बाकी जो सारी टर्म, इट मीन्स कि वो जो हम प्रूव करना चाहते हैं कि जे एन ऑफ माइनस एक्स जो है दैट शुड बी इक्वल टू, बाकी जो एक जैसी सिमिलर टर्म्स हैं वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी ना लेफ्ट और राइट पे, तो आपके पास ये वाली, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, जे एन ऑफ माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, माइनस वन रेज़ पावर एन और जे एन ऑफ एक्स। ठीक है, टी रेज़ पावर एन, टी रेज़ पावर एन ये भी सिमिलर हैं, सिग्मा सिग्मा भी सिमिलर है, और आपके पास सिर्फ जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो है जे एन ऑफ माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड पे जो है आपके पास जे एन ऑफ एक्स इंटू माइनस वन रेज़्ड पावर एन। तो ये वो चीज़ है जो हमने प्रूव करनी थी। और ये हमने किस तरह प्रूव किया, जब माइनस एक्स के लिए हमने प्रूव करना था, हमने अपने जनरेटिंग फंक्शन से प्रूव किया। तो जनरेटिंग फंक्शन ये आपने डेवलप किया होता है अपने बेजल फंक्शन के लिए, कि जहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल की ये फॉर्म बनेगी आप जो बेजल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब जो टी माइनस वन ओवर टी था तो यहाँ राइट हैंड साइड पर भी टी रेज़ पावर एन था। जब हमने देखा कि इस माइनस को हम अंदर ले गए थे तो ये माइनस टी माइनस वन ओवर माइनस टी की फॉर्म बनी थी, तो हमने इसको जो राइट हैंड साइड है उधर भी टी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस टी। तो सेम हमने वही फंक्शन इधर भी डिफाइन कर दिया एक्सपोनेंशियल की जगह, लेकिन टी को क्या ले लिया, माइनस टी। ठीक है, और बाकी हमने सॉल्व करके देखा कि ये हमने इसको प्रूव कर लिया कि जे एन ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस वन रेज़्ड पावर एन जे एन ऑफ एक्स के बराबर है। ये हमने किया जनरेटिंग फंक्शन से। एग्जाम्पल 6.2 में हमने सेम ये जो बस फ़र्क ये है कि पहले हम वेरिएबल को माइनस एक्स को प्रूव कर रहे थे, अब हमने एन को कहना है कि अगर आपका एन माइनस है यानी जे माइनस एन ऑफ एक्स है, दैट शुड बी आल्सो इक्वल टू माइनस वन रेज़्ड पावर एन जे एन ऑफ एक्स। अब देखिए दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, उसका भी माइनस वन रेज़्ड पावर एन जे एन ऑफ एक्स है, इसका भी माइनस वन रेज़्ड पावर एन जे एन ऑफ एक्स है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे अगर वेरिएबल नेगेटिव है आपका तो भी आप ये प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। और अगर आपका वेरिएबल तो पॉजिटिव है, इस एग्जाम्पल में एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन आपका एन जो पहले पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव है, तो अब आप क्या करेंगे, अब भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं अपने इस पोलिनोमियल सोल्यूशन से। तो अगर आप पोलिनोमियल सोल्यूशन जे एन ऑफ एक्स वाला लें तो वो क्या है आपका, जे एन एक्स इज इक्वल टू आर जीरो टू इन्फिनिटी और माइनस वन रेज़्ड पावर आर एक्स ओवर टू, उसकी पावर क्या थी एन प्लस टू आर, और अंदर क्या था वन ओवर आर फैक्टोरियल गैमा ऑफ एन प्लस आर प्लस वन। तो ये हमने अपना जो जो सोल्यूशन लिया था हमने पॉलिनोमियल सोल्यूशन जे एन ऑफ एक्स का वो कंसीडर किया यहाँ पे। ठीक है, उसमें अब हम क्या करेंगे कि अब आपने एन को माइनस एन डालना है। पहले हमने देखे ना ऊपर जनरेटिंग फंक्शन में एक्स को माइनस एक्स डाला था क्योंकि हमें उसको माइनस एक्स को प्लस एक्स की फॉर्म में प्रूव करना था। अब चूंकि हमने माइनस एन को प्लस एन की फॉर्म में प्रूव करना है तो अब हम एन को माइनस एन पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जे माइनस एन ऑफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू आर जीरो टू इन्फिनिटी, ये बाकी तो सारा वही रहेगा। चूंकि हमने एन को माइनस एन पुट किया है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी एन को माइनस एन और राइट हैंड साइड पे भी एन की जगह आपने क्या पुट किया, माइनस एन। नीचे भी गैमा फंक्शन में भी एन की जगह आपने क्या पुट किया, माइनस एन। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एन था उसकी जगह माइनस एन पुट कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड तो वही वाली फॉर्म बन गई जो हम चाहते हैं ना, लेफ्ट अपनी शो करना चाहते हैं। राइट हैंड साइड पर अब थोड़ा सा सोल्यूशन करना है। वो कैसे करना है कि हम अगर आर को एम प्लस एन कंसीडर कर लें तो, लेकिन जो हमने समेशन लेना है वो सिर्फ एम लेना है जीरो टू इन्फिनिटी। तो आर को अगर आप एम प्लस एन कंसीडर कर लें और लेकिन जो उस पर सिग्मा लेंगे वो एम पे लेंगे, सिर्फ जीरो टू इन्फिनिटी पे, एन पे नहीं लेंगे।
तो यहाँ पे भी r की जगह m प्लस n हो गया, यहाँ पे भी r जहाँ r है उसकी जगह भी m प्लस n हो गया, ठीक है। और यहाँ नीचे भी r फैक्टोरियल था तो m प्लस n हो गया, यहाँ पे भी r था तो इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, m प्लस n कर लिया। अब जब यहाँ पे m प्लस n किया ना तो ये माइनस n प्लस n कट जाएगा ना नीचे, ठीक है। तो ये गैमा फंक्शन ऑफ m प्लस 1 रह जाएगा, और गैमा फंक्शन ऑफ m प्लस 1 जो है वो m फैक्टोरियल को शो करता है। जैसे यहाँ पे गैमा फंक्शन ऑफ जो हमने डिफाइन किया था कि n प्लस 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता था n फैक्टोरियल को, इसी तरह गैमा फंक्शन ऑफ m प्लस 1 जो है वो m फैक्टोरियल को शो करेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या सिंप्लीफिकेशन हो गई कि ये r फैक्टोरियल के बजाय m प्लस n का फैक्टोरियल बन गया, और m प्लस n का फैक्टोरियल इन टर्म्स ऑफ गैमा फंक्शन रिप्रेजेंट करता है m प्लस n प्लस 1 को। उसी तरह जैसे n का फैक्टोरियल जो था वो रिप्रेजेंट करता था गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 को, तो जब हमने n प्लस r का फैक्टोरियल लिखा था तो हमने लिखा था n प्लस r प्लस 1 इन टर्म्स ऑफ गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1। इसी तरह जब हमारे पास m प्लस n का फैक्टोरियल होगा तो इसे हम लिखेंगे गैमा फंक्शन ऑफ m प्लस n प्लस 1, ठीक है। इस तरह करके हम इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ गैमा फंक्शन, और ये जो गैमा था इसको हम क्या बना देंगे, m फैक्टोरियल। तो ये m फैक्टोरियल बन जाएगा, ये गैमा फंक्शन ऑफ m प्लस n प्लस 1 बन जाएगा उसको, उसकी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए। और बाकी हमारे पास ये जो x रेज़ पावर में जब हमने m प्लस n डाला, इसको खोलें, ये बन गया 2m प्लस 2n, तो 2n माइनस n क्या होगा, प्लस n, तो ये हो जाएगा 2m प्लस n ना, ये n प्लस 2m या 2m प्लस n एक ही बात है। इसको खोल लिया हमने, और हमने क्या किया, -1 रेज़ पावर जो m प्लस n था उसमें से n वाली टर्म, क्योंकि समेशन हमने सिर्फ m पे लिया, n पे नहीं लिया, तो हम n वाली जो टर्म है -1 रेज़ पावर n उसको हम सिग्मा के बाहर लिख सकते हैं ना। तो -1 रेज़ पावर m जो है वो अंदर रहेगा 0 टू इन्फिनिटी के अंदर, और n वाली टर्म को हमने बाहर निकाल लिया। तो ये हमने 2-3 इसमें किए हैं ताकि हम आखिर में हम के कौन सी फॉर्म इससे बनाना चाह रहे हैं, हम इससे ये फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। ये तो हमने ये अचीव कर लिया ना, राइट हैंड साइड पे हमें चाहिए था -1 रेज़ पावर n, वो मिल गया -1 रेज़ पावर n। अब ये जो बाकी की चीज़ है jn ऑफ x, ये jn ऑफ x, ये पूरी चीज़ जो डेफिनेशन है आपने देखे शुरू में jn ऑफ x को क्या डिफाइन किया हुआ है, jn ऑफ x होता है 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज़ पावर r x ओवर 2n प्लस 2r, ये फॉर्म होती है ना 1 ओवर r फैक्टोरियल और दिस गैमा। तो अब देखें, अगर आपने r की जगह इधर m आ गया है और -1 रेज़ पावर m आ गया है, x ओवर 2n प्लस 2r की जगह m आ गया है, और नीचे r फैक्टोरियल की जगह m फैक्टोरियल बन जाएगा, और गैमा ऑफ n प्लस r प्लस 1 की बजाय अब आपके पास गैमा ऑफ m प्लस n प्लस 1 बन जाएगा, यानी r की जगह m आ गया ना। तो ये भी पूरा आपका रिप्रेजेंट करेगा बेज़ल फंक्शन को, ये पूरी टर्म आपकी बेज़ल फंक्शन बन जाएगी, ठीक है। इसको निकाल के -1 रेज़ पावर n को निकाल के, वो तो हमें चाहिए था ना, बाकी पूरी टर्म आपकी बेज़ल फंक्शन बन जाएगी। और कौन सी बनेगी, jn ऑफ x ना, जो हमने प्रूव करना था। तो ज़रा हम देखें ज़रा नेक्स्ट पेज पे कि j माइनस n ऑफ x वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, j माइनस n ऑफ x रिप्रेजेंट करेगी वही जो मैंने आपको कहा था -1 रेज़ पावर n और सिग्मा m 0 टू इन्फिनिटी, बाकी वो जो पूरी चीज़ उसके अंदर थी, ये पूरी टर्म अब आपको किसको रिप्रेजेंट करती है, jn ऑफ x, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि अगर आप n को भी नेगेटिव ले लेते हैं बेज़ल फंक्शन के फर्स्ट काइंड सोल्यूशन में, j माइनस n ऑफ x वो रिप्रेजेंट करता है jn ऑफ x को विद इस प्रोडक्ट के साथ -1 रेज़ पावर n के साथ, ठीक है। और ये अगर आपको याद हो हमने ये बातें की थी, और ये हमने उसके पोलिनोमियल से निकाला है, उसका पोलिनोमियल सोल्यूशन से हमने निकाला। इसमें हमने जेनेटिक फंक्शन ही यूज़ किया, जेनेटिक फंक्शन हमने तब यूज़ किया था जब हमने x को -x लिया था यहाँ पे, और उसको हमने प्रूव करना था कि jn ऑफ माइनस x जो है jn ऑफ x के बराबर होता है ना, इंटू -1 रेज़ पावर n। फिर हमने जेनेटिक फंक्शन से किया था, लेकिन ये हमने कहा था कि ये रिलेशन तभी इसमें पॉसिबल होता है जब आप n को जो है वो इंटीजर देते हैं, तब ये रिलेशन पॉसिबल है कि -n ऑफ x जो है वो -1 रेज़ पावर n jn ऑफ x के बराबर होता है। ये चीज़ हमने इधर अब प्रूव की है 6.2 में, ठीक है। लेकिन ये तब होता है, ये आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे n जो है अब वो एक इंटीजर है, यानी ये वो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को शो कर रही है, फ्रैक्शन को यानी बटे वाली वैल्यूज़ को या डेसिमल वैल्यूज़ को शो नहीं करती, ठीक है। तो ये जो है ये आपने यहाँ से ये सेकंड प्रूफ भी कर लिया। ये दोनों प्रूफ्स जो है 6.1 6.2 पेपर पास पेपर में आए हुए हैं। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.2 जो है कि प्रूव दैट j माइनस n ऑफ माइनस, अब दोनों माइनस, n भी माइनस x भी माइनस इसके बराबर है बाय यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। आप जनरेटिंग फंक्शन इस्तेमाल करके ज़रा इसकी प्रैक्टिस करें कि अगर n भी माइनस हो और x भी माइनस हो तो क्या वो इसके बराबर होता है, होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपने जनरेटिंग फंक्शन अपना डिफाइन करें ऑफ बेज़ल पॉलिनोमियल्स, यानी ये वाला जो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आपने लिखा है, ये वाला जनरेटिंग फंक्शन लें
और इस जनरेटिंग फंक्शन की मदद से आपने तो पहले सिर्फ x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया था ना, अब आप n को भी माइनस n से रिप्लेस करके इसी जनरेटिंग फंक्शन में और उससे प्रूव करेंगे कि क्या ये प्रूव आपसे होता है। तो ये आपने एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ये बेजल फंक्शंस की और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ जो हम करैक्टरिस्टिक्स पढ़ें इनकी अच्छी सी आपस में इनका क्या रिलेशन है वो हो जाए। 6.3 चूँकि थोड़ा सा ज़रा एक ज़रा डिफरेंट वो है तरफ है, तो वो मैं आपको खुद करा दूँगी, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6.3। लेकिन ये आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6.2 ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद 6.3 और जो है वो हम करेंगे, तभी मैं आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी बताऊंगी। 6.4 में जो है, चूँकि अगेन ये एक जनरेटिंग फंक्शन की मैं चाहती हूँ और ये भी पास्ट पेपर में आई हुई, और मैं चाहती हूँ कि जनरेटिंग फंक्शन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। तो ज़रा इसको करके देखें। अब इसमें आपको 2 बेजल फंक्शन नज़र आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, n-1 वाला और n+1 वाला, और राइट हैंड साइड पे एक बेजल फंक्शन। तो वो कहते हैं इसको इसके बराबर प्रूफ करें। तो आपने क्या करना है, जेनेटिक फंक्शन डिफाइन करना है। जब 2 बेजल फंक्शन आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आएंगे तो क्या करेंगे, आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी आपने अपना जेनेटिक फंक्शन डिफाइन करके अपने जेनेटिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है टी के लिहाज से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे टी के लिहाज से, तो एक्सपोनेंशियल की जो है x/2 टी माइनस, आपको पता है ना एक्सपोनेंशियल की कोई भी चीज़ हो वो जब आप डिफरेंशिएट करते हो पहली टर्म तो वैसे की वैसे, एक्सपोनेंशियल तो वैसे का वैसे ही आ जाता है ना। उसके बाद जो उसका आर्गूमेंट होता है उसको आप डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब आप इसके आर्गूमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल वैसे का वैसा, आर्गूमेंट को डिफरेंशिएट किया टी के लिहाज से, तो x/2 इसके लिए कांस्टेंट है ना, तो अंदर एक दफ़ा टी के लिहाज से डिफरेंशिएट किया 1, और -1/t को जब आप टी के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इज़ वो क्या हो जाएगा आपके पास +1/t² बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आपने जनरेटिंग फंक्शन में। अब जब राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे उसमें भी क्या होगा, jn(x) तो आपका हो गया ना कांस्टेंट, क्योंकि n का कोई ताल्लुक नहीं है डिफरेंशिएशन से, ना x का कोई ताल्लुक है डिफरेंशिएशन, सिर्फ t की डिफरेंशिएशन करनी है ना आपने, क्योंकि आप t के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो t की पावर को पहले उतारा, n को पहले उतारा, पावर में से एक कम किया, यानी t⁻n-1। उसके बाद आपने क्या किया कि ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ t-1/t है ये अगेन किसको रिप्रेजेंट करता है, इस पूरे बेजल फंक्शन को। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो एक्सपोनेंशियल की टर्म आ गई है ये बन जाएगा बेजल फंक्शन जो आपने डिफाइन किया था, -∞ से +∞ jn(x) और t⁻n, और ये जो x/2 × 1 + 1/t² ये आ जाएगा साथ, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आपके क्या है वो वही है जैसे आपने किया था, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ एक्सपोनेंशियल था उसको रिमूव करके अब एक्सपोनेंशियल की जगह आप यूज़ कर सकते हैं ये बेजल फंक्शन जो आपने जनरेटिंग फंक्शन के तौर पे डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, इसको अब आप कैसे, ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है जो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें ना आपने इस शक्ल को भी तो देखे ना राइट हैंड साइड को जो आपने बनाना है, तो ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है जो उस तरफ ले जाए, ठीक है। और बाकी आपके पास क्या होगा, ब्रैकेट्स को खोलेंगे ज़रा, तो ब्रैकेट्स खोलें क्योंकि ये है ना 1 + 1/t², तो ज़रा ब्रैकेट खोलें। तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो आपके पास बनेगा n-∞ से +∞, तो ये वाली एक ये टर्म 2 टर्म्स बन जाएंगी ना जब आप ब्रैकेट खोलेंगे। देखें लेफ्ट हैंड साइड की ब्रैकेट अगर आप खोलेंगे तो एक आ जाएगी आपकी x के साथ jn(x) t⁻n, दूसरी आएगी टर्म आपकी x के साथ jn(x) और t⁻n, और ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2, तो n-2 वाली टर्म आएगी इस तरह से। तो ये 2 टर्म्स आपकी बनेंगी लेफ्ट हैंड साइड पे, एक t⁻n वाली, एक t⁻n-2 वाली, और दोनों के साथ x आ रहा होगा, 2 हम पहले उस तरफ ले गए थे, ठीक है। अब ये जो ये वाली चीज़ है jn ऑफ, अगर हम इसमें, क्योंकि हमें ये वाली हमने प्रूव करना है ना कि हमारे पास n-1 जो पहली टर्म है उसमें हमें -1 चाहिए, जो दूसरी टर्म है उसमें हमें +1 चाहिए, तो हम फर्स्ट टर्म में n को n-1 ले लेंगे और जो सेकंड टर्म होगी उसमें n को n+1 ले लेंगे इस जैसा बनाने के लिए। तो ये देखें ये पहली टर्म है आपके पास, इसमें n को आपने ले लेना है n-1, और जो सेकंड टर्म है उसमें आप इसकी क्या करेंगे, n को ले लेंगे n+1, ठीक है। तो ज़रा लेके देखें, फर्स्ट टर्म में x jn-1 ऑफ x, n की जगह आप क्या ले लेंगे n-1 प्लस सिग्मा -∞ से +∞ n पे x j, सेकेंड टर्म में n को क्या ले लेना है n+1 ऑफ x, और n+1 ले लेंगे ना, तो +1 - 2, तो +1 - 2 क्या होगा -1 ना, तो ये इस तरह हो जाएगा, इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू -∞, राइट हैंड साइड तो उसी तरह रहेगी। अब ये देखें अगर गौर करें आप तो ये कॉमन टर्म्स तो कैंसिल आउट, कंपेयर करेंगे ना आप इनको, जब आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो t⁻n-1 वाली, n-1 वाली, n-1 वाली ये सिमिलर टर्म्स हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। उसके अलावा आपके पास और क्या ख़त्म, x भी एक जैसे हैं दोनों तरफ आ रहे, x वाली टर्म, सिग्मा वाली, सिग्मा, ये सब जो है वो हो जाएगा
सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, हाँ x इधर से तो ख़त्म हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन राइट हैंड साइड पे कोई x नहीं है ना, तो यहाँ से आप x कॉमन लेके जो राइट हैंड साइड है उधर नीचे x आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में बन जाएगी, और उसके बाद आपके पास फाइनली क्या बन जाएगी फॉर्म Jn-1 ऑफ x प्लस Jn+1 ऑफ x, ठीक है, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगी 2n/x इंटू Jn ऑफ x, ठीक है। सिग्मा भी जो है वो भी चूंकि एक जैसे हैं, उनको भी हम हटा देंगे जब कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करेंगे ना। कौन से कोफिशिएंट्स हम कंपेयर करें, T⁻n-1 वाले, तो चूंकि दोनों तरफ इक्वेशन की T⁻n-1 वाली टर्म्स बन रही हैं, तो दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके सिग्मा रिमूव हो जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास वही एक शक्ल बन गई जो हम प्रूव करना चाहते थे, ठीक है। तो ये हम प्रूव करना चाहते थे कि Jn-1 ऑफ x प्लस Jn+1 ऑफ x इज इक्वल टू दिस। ये भी पास्ट पेपर में आया हुआ है, तो इसको हमने जेनेटिक फंक्शन से कैलकुलेट किया है, उसको डिफ्रेंशिएट करके जेनेटिक फंक्शन को, ठीक है। तो ये आपने एक एक स्टेप इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया खोल खोल के आप इसको बार बार इसी तरीके से जहाँ भी एक्सपोनेंशियल आएगा उसकी जगह आप ये बेजल फंक्शन की आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे। तो ये आपने इसी तरीके से इसको सॉल्व करके देखना है, और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपने ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.4 जो है वो करके देखनी है, जो कि बिल्कुल इसी फॉर्मेट के ऊपर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अब जो दो काम दिए, एक तो आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.2 खुद से करके देखनी है विद दी हेल्प ऑफ उन्होंने बताया हुआ जेनेटिक फंक्शन। इसी तरह आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6.4 करके देखनी है। इसमें उन्होंने नहीं कहा कि आपने जेनेटिक फंक्शन यूज़ करना है, लेकिन जब भी डिफरेंशियल आपने यूज़ करना है ना, जैसे अब ये डेरिवेटिव लिया था इधर, तो इधर भी उन्होंने नहीं कहा था, तो हम क्या करते हैं फिर वहाँ पे हम जेनेटिक फंक्शन डिफाइन करके उसी को डिफ्रेंशिएट करके उसको हमने यूज़ कर लिया था। तो इस जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6.4 है, इस पर भी उन्होंने जो आपको हिंट दी हुई है वो जेनेटिक फंक्शन से ही दी हुई है। तो आप इसको भी 6.2 को भी जेनेटिक फंक्शन से अटैम्प्ट करें और 6.4 को भी जेनेटिक फंक्शन से अटैम्प्ट करें। और कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती, कहीं पे कोई मसला परेशानी आपको आता है, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन आस्क मी इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।